क्लास नायकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। 25+ नंबर लाने का जो संकल्प हम सभी ने लिया है, उस संकल्प को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने एक नए चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अभी तक पिछले लेक्चर में हम सभी लोगों ने विशिष्ट बालकों की श्रेणी देखी थी। कौन कौन सी कमियां, कुछ शरीर की, कुछ बौद्धिक विशिष्टता, कुछ शारीरिक विशिष्टता, उन सभी आधारों पर कुछ सामाजिक विशिष्टता, इन सभी और कुछ मनोसामाजिक विशिष्टता, इन सभी आधारों पर हम लोगों ने बालकों का अध्ययन किया था। एक नई प्रकार की निरयोग्यता, डिसेबिलिटी, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं, वो है अधिगम निरयोग्यता। तो अभी तक ये देख लिया कि शरीर में कोई कमी थी या कोई विशिष्टता थी, बोलने में, देखने में, अन्य बातों में, समाज में अवसर प्राप्त होने में जो कमियां थी उनके बारे में अध्ययन हो गया। ये कौन से प्रकार की कमी है, ये कौन सी रुकावट है बालक के अधिगम को पूर्ण होने में। अधिगम मतलब सीखना, सीखना बने व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन। तो ये सब स्थायी परिवर्तन में कौन सा बाधक आता है, कौन बाधा उत्पन्न करता है, इन सभी को हम आज जानेंगे। तो अधिगम निरयोग्यता क्या है, आइए पढ़ना प्रारंभ करें। कहा गया अधिगम अक्षमता को विद्यालयी पाठ्यक्रम, जो भी उसका सिलेबस है, उस सिलेबस में उसको हो सकता है ए से जेड तक ही याद करना हो सकता है उसे दो अक्षर के शब्द पढ़ने हो सकता है उसके सिलेबस में मात्रा वाले शब्द हो सकता है उसके सिलेबस में कविताएं हों। तो जो भी कुछ भी उसके सिलेबस में है, वह उस पाठ्यक्रम को अपने पढ़ने में जो कमी महसूस कर रहा है, उसे अधिगम निरयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया। अधिगम अक्षमता को विद्यालयी पाठ्यक्रम सीखने की क्षमता की कमी या अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस शब्द पर काम करने वाला कौन है? कहा गया अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक महोदय ने दिया। किसने दिया? सैमुअल क्रिक महोदय ने दिया। अधिगम निरयोग्यता का अक्षमता का सबसे पहले प्रयोग किया। आगे इस पर आगे बढ़ते हुए अमेरिका में 1977 में एक इसकी फेडरल परिभाषा प्रस्तुत की गई। चूँकि अभी हम सभी ने लास्ट लेक्चर में विशिष्ट बालक पढ़ा था और विशिष्ट बालकों से संबंधित कुछ अधिनियमों की भी चर्चा की थी। तो अधिनियमों में एक सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम निःशक्त जन अधिनियम PWD अधिनियम 1995 कम से कम 3 से 4 बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। 8-10 साल का आप पेपर उठाकर देख सकते हैं, विभिन्न राज्यों में पूछा जा चुका है। तो यह निःशक्त जन अधिनियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है विकलांग छात्रों के या विकलांग बालकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इस निःशक्त जन अधिनियम में 7 प्रकार की विकलांगताओं का वर्णन है, परंतु उन 7 प्रकार की विकलांगताओं में, अक्षमताओं में, निरयोग्यताओं में अधिगम अक्षमता का वर्णन नहीं किया गया है। प्रश्न आपसे अगर बन जाए कि निम्नलिखित में से निःशक्त जन अधिनियम के अनुसार कौन सी निरयोग्यता का वर्णन नहीं किया गया है, तो निःशक्त जन अधिनियम में अधिगम अक्षमता का वर्णन नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से आप उत्तर लगा देंगे। अब आगे आइए देखते हैं कि हम पढ़ना का मतलब तो लिखना भी होता है, बोलकर याद करना भी होता है, छात्र शिक्षक को अपने जो याद किया उसको सुनाता भी है। तो किस प्रकार की कमी की बात हो रही है? तो विशेषताओं की अगर हम बात करें कि क्या होती है अधिगम की कमी, या जो पाठ्यक्रम सीखने में कौन कौन सी कमियां हैं, पाठ्यक्रम को पूरा सीखने में किन किन प्रकार की कमी आ रही है, इसको बताने के लिए क्लीमेंट महोदय ने अधिगम निरयोग्यता की लगभग 99 विशेषताओं का वर्णन किया। तो ये तो काफ़ी सारी थी, बहुत अधिक होने के कारण इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फिर भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। आगे एक सबसे अच्छा, अधिगम अक्षमता को कई आधारों पर विभेदीकृत कर सकते हैं, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, समझने में। इन आधारों पर हम या इनसे अधिक आधारों पर भी हम विभेदीकृत कर सकते हैं। अब किस बेस डॉक्यूमेंट में ये बातें लिखी हैं कि फला निरयोग्यता को फला नाम देंगे, फला निरयोग्यता को फला नाम देंगे, इसके लिए कौन सा एक
सबसे अथेंटिकेट या कहें बेस डॉक्यूमेंट माना जाए तो इसका प्रमुख विभेदीकरण ब्रिटिश कोलंबिया एवं ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सपोर्टिंग स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी अ गाइड फॉर टीचर्स, ये एक पुस्तक थी ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय, ब्रिटेन और कोलंबिया के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें अधिगम निरयोग्यताओं का प्रमुख विभेदीकरण प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल भी घबराइए मत, पूरा PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, अभी चिंता मत करिए, या फिर चैनल पर पूरा बने रहिए। लास्ट लेक्चर जिस दिन मैं कहूँगा कि आज मेरा लास्ट लेक्चर है आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में, उस दिन अगर आप पूरा डाउनलोड करेंगे तो पूरा चैप्टर आपको एक साथ लिखा हुआ मिलेगा एक ही फाइल में। चलिए, तो ये बात हो गई, ये इस किताब में अच्छे से बताया गया था। एक राजस्थान में टेट 2 क्वेश्चन ले लेते हैं और अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि इनको किस तरीके से कहा जाता है और इनको पढ़ाने में कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन सी व्यवस्थाओं को हम लागू करते हैं। तो राजस्थान टेट में क्वेश्चन आया कि वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता एक अधिगम निर्योग्य बालक की विशेषता होती है। ये राजस्थान टेट में क्वेश्चन आया। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आया, सीटेट में पूछा गया कि आखिर इन प्रकार के बालकों को पढ़ाने के लिए आप किस प्रकार का सिस्टम यूज़ करेंगे। तो कहा गया कि सीखने में असक्त बच्चों को सिखाने के लिए संग्रहित अधिगम प्रारूप का प्रयोग किया जाता है, एम्बेडेड लर्निंग प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सीधा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सीखने में असक्त बालकों के लिए या असक्त बालकों को सिखाने के लिए किस प्रकार के प्रारूप का प्रयोग किया जाता है, तो संग्रहित, कई सबको एक साथ मिला करके अध्ययन किया जाता है। चलिए भाई, अब आगे एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछी गई एक निरयोग्यता, जिसे हम पठन निरयोग्यता या जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। हम सभी ने तारे ज़मीन पर देखी होगी। सबसे पहले कहें कि सबसे ज़्यादा लाइट में ये वर्ड जब आया, ये उस मूवी के बाद से, परंतु इस पर काफ़ी पहले भी अध्ययन हो चुका था। वर्ष 1887 यानी 1963 में सैमुअल क्रिक ने अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, उससे पहले भी 1887 में जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ रूडोल्फ बर्लिन ने इस पठन निरयोग्यता को शब्द अंधता कहा। फिर क्या आगे हुआ, फिर इस डिसलेक्सिया की पहचान करने के लिए 1973 में अमेरिकन फिजिशियन एलेना बोर्डन ने बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न नामक एक टेस्ट का विकास किया, जानने के लिए कि आखिर इसमें फला बालक में कोई कमी है कि नहीं है। एक स्पेलिंग पैटर्न बनाया उन्होंने। तो अब इन प्रकार के बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे कि पैटर्न तो बन गया, तो अब ये जो स्पेलिंग पैटर्न है, उस स्पेलिंग पैटर्न को पढ़ते समय कौन कौन सी गलती अगर बालक कर रहा है तो उस बालक में डिसलेक्सिया है, इसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे। वो कहता है कि शब्दों को उल्टा या अक्षरों के क्रम को इधर उधर कर पढ़ना। जैसे नाम लिखा है तो उसको मान पढ़ लेना, सौ लिखा है तो वाज पढ़ लेना, शावक लिखा है तो साक पढ़ लेना, न्यूक्लियर लिखा है तो अनक्लियर पढ़ लेना, या इन दोनों के बीच जैसे ही ऐसे शब्द आते हैं समान अक्षर वाले, तो वो एकदम से उसके दिमाग की जो बत्ती है वो लिपलिपाने लगती है। ठीक है, और ये सीटेट 2012 में 1 to 5 में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एक बच्चा जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है वह 100 को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन लिए हैं, जिसमें है शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सीमिया, डिस्फोर्मिया और डिसलेक्सिया। ठीक है, तो डिसलेक्सिया आपका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं अगली लाइन, भारत में इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है। भारत में पठन निरयोग्यता को पहचानने के लिए डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट व डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट का भी यूज़ किया जाता है। सर्वाधिक पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। ये तो एक मैंने आपको बस एक उदाहरण बताया है, कई लगभग मुझे लगता है कि लगभग हर स्टेट के एग्ज़ाम में ये डिसलेक्सिया के बारे में यही उदाहरण पूछा गया। चलिए भाई आगे देखते हैं क्या है। लेखन निरयोग्यता, लिखने में कमी, तो डिसग्राफिया कहते हैं। ठीक है, खराब हस्तलेखन या विकृत लिखावट एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई क्या कहलाती है, तो वह डिसग्राफिया कहलाती है।
विकृत लिखावट, ठीक है, गंदी राइटिंग, बहुत गंदी हैंड राइटिंग जो है वह डिस्ग्राफिया, ठीक है, ग्राफिया माने लिखना, ग्राफ बनाना पड़ता है ना, तो लिखना पड़ेगा, ग्राफ पढ़ना तो पड़ता नहीं, बनाना पड़ता है, तो लिखने से समस्या डिस्ग्राफिया। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ या कागज के बहुत नज़दीक पकड़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें ये कमी देखी जाती है। तो जाहिर सी बात है, तो उसको आप आगे थोड़ा सा पेन उससे कहेंगे 1 इंच की दूरी पर, एक आदर्श मानक होता है कि पेंसिल को हमें 1 इंच की दूरी पर पकड़ना चाहिए, जिससे हम अच्छा स्पष्ट और जितना बड़ा अक्षर होना चाहिए उतना बड़ा। अब अक्सर हम लोग क्या करते हैं, यहीं एकदम नोक के पास पकड़ के लिखते हैं, तो वो गलत तरीका है। आदर्श जो है आपको आपके सिलेबस में पढ़ाया भी गया होगा कि अपने कलम को पकड़ने की एक आदर्श स्थिति जो है वो 1 इंच दूर पर पकड़ना चाहिए। चलिए भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया विकार होने की, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः किस प्रकार के विकार होने की संभावना अधिक होती है, तो डिस्ग्राफिया सबसे अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि मान लो अगर उनको हाथ में कुछ प्रॉब्लम है या पैरालाइज्ड है या पोलियो है, तो वो जब अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे। ऊपर लिखा हुआ ना कि लेखन सामग्री पर कमज़ोर पकड़, तो कमज़ोर पकड़ कब होगी, कुछ ऐसी स्थिति न्यूरो प्रॉब्लम हुई या कोई अन्य समस्याएं हो गई, तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया विकार होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये सीटेट 2012 में पूछा गया। चलिए कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सारे सब छोटे छोटे हैं। लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार, डिस्प्रैक्सिया, इसको बोलते हैं गतिक कौशल में अधिगम योग्यता क्या कहलाती है। DSSB PRT में पूछा गया और भी कई जगहों पर ये पूछा जा चुका है। गतिक कौशल में अधिगम योग्यता, तो गतिक कौशल में डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्टिस, जब आप स्पीड में पढ़ते हो तो क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो डिस्प्रैक्सिया प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ा तेज होना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप तेज हो जाएंगे, तेज माने गति, तो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। बच्चे लिखने व चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। बहुत लोग हाथी बनाने का कह दिया जाए तो कहो फिर आलू बना दे बड़ा वाला, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आर्ट हमसे मत बनवाओ भैया, नहीं तो बहुत आफत वाली चीज़ हो जाएगी, तो उनमें क्या है, ये डिस्प्रैक्सिया होगी। देखो ये कोई बड़ा हुआ नहीं है, ऐसी जो कमी है ये कमी है, कोई जो नहीं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है, ठीक है, तो इसको बहुत हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बताया इसलिए जा रहा है कि आप अगर कोई बच्चा नहीं बना पा रहा है तो मार डंडी उठाए उड़ाए हो, तो ऐसा न करना, ठीक है। ऐसी स्थितियां भी देखी जाती हैं कि बच्चा हो सकता है कि उसमें डिस्प्रैक्सिया हो, न चित्र बना पा रहा हो, कुछ और पढ़ा लो उसको, ठीक, इसलिए बताया जा रहा है आपको। तो गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। आगे बढ़ें तो कहा गया वाक क्षमता संबंधी विकार डिस्फैसिया, फैसिया फसाना सुनाते हैं हम अपने मुंह से किसी को, तो वाक क्षमता अच्छी होगी तो भी हम फसाना सुनाएंगे। यह एक भाषा संबंधी विकार है जिससे ग्रसित बालक विचारों की अभिव्यक्ति या व्याख्यान संबंधी कठिनाई महसूस करते हैं, डिस्फैसिया। एक होता है भाषाघात, क्या होता है, भाषाघात अफेजिया, वो होता है भाषा अवबोधन से संबंधित विकार होता है, वह भाषा समझ में नहीं आती, भाषा अवबोधन विकार है वो, उसे अफेजिया या भाषाघात कहते हैं। ये डिस्फैसिया है, यह एक भाषा संबंधी विकार है जिससे ग्रसित बालक विचारों की अभिव्यक्ति या व्याख्यान संबंधी कठिनाई महसूस करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से वो धारा प्रवाह बोल नहीं पाते, ठीक है, बोलते वक्त इसे कई बार अटकते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण डिसकैलकुलिया पूछा जा चुका है कई बार परीक्षा में। अंकों संख्याओं, कैलकुलिया से कैलकुलेशन होता है, आप सब जान भी जाएंगे। अंकों संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंकगणित समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों की अयोग्यता से संबंधित है। नाम व चेहरा पहचानने में कठिनाई, गिनने के लिए अक्सर उंगलियों का प्रयोग, दिशा ज्ञान का अभाव, समय सारणी में कठिनाई, तो ऐसे प्रकार का डिसकैलकुलिया कहा जाता है। कोई एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, हाँ, अभी पढ़ने और लिखने दोनों प्रकार की निर्योग्यता को डिसलेक्सिया कहा गया। अभी आज लफड़ा चल रहा है यही 69,000 भर्ती में, आप सभी जान लीजिए। तो डिसलेक्सिया अगर आपके उसमें है विकल्प में, तो पढ़ने और लिखने संबंधी विकार जो है वह क्या होगा, डिसलेक्सिया ही कहलाएगा, ठीक है। बात आ गई तो मैंने बता दिया दिमाग में एक बार।
फिर आगे सामान्य से हैं, वर्तनी संबंधी विकार डिसऑर्थोग्राफिया कहलाते हैं। श्रवण संबंधी विकार क्या है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहा गया है। दृश्य प्रत्यक्षण संबंध क्षमता संबंधी विकार, किसी चीज़ को देखकर उसको पूरी तरीके से समझ लेना, एक ही बार में बारीक नज़र जिसे कहते हैं दृष्टि तीक्ष्णता, यानी एक बार में देखा और सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से सभी चीज़ें देख ली। अक्सर ये आदत लड़कियों में होती है, ठीक है। कौन सा बाला पहने है, कौन सा किस कलर का वो किस हेयर स्टाइल में है, ये उनको बड़ी कौन सा हार पहने हैं, ये एकदम उनको पता है, कौन सी साड़ी कब पहन के आई थी, ये भी उनको एकदम डेट याद रहती है, ठीक है। तो दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार अपने से क्या है, हम लोग तो कोई टेंशन नहीं है, एक एक कपड़ा बहुत दिन तक पहन लेते हैं और इसका फर्क भी नहीं पड़ता कि ये पहन के वहाँ गए थे, अपना तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। चलो, दृश्य प्रत्यक्षण ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई लिंग पूर्वग्रह के रूप में बात कर रहा हूँ, बस एक पढ़ने को साथ साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी चले तो समझ में चीज़ें आसानी से आ जाती हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना रक्षा तंत्र, अपने यहाँ पढ़ा जाता है इसी पार्ट में। रक्षा तंत्र किस चीज़ को मजबूत करता है, तो वो दबाव को, पढ़ाई के प्रेशर को अच्छी तरीके से ये रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो एक प्रकार से हम लोग अपने उस मेंटल प्रेशर को कम ऑफ कर रहे हैं, जिससे पढ़ाई का एक दबाव हमारे मस्तिष्क पर बनता है। तो श्रवण संबंधी विकार ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो गया। दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, ठीक है, ये दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार कहलाता है। आगे इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, कहानी सुनी होगी, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, हम सनम की तिरछा निगाहों पर मर मिटे, हमें क्या पता था सनम तिरछा ही देखते हैं। तो ये वो वाला हाल। इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। संगठनात्मक पठन संबंधी विकार, इसे ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। फिलहाल ये डिसलेक्सिया से ही संबंधित है। तो ये आपने देखा अधिगम नियोक्ता के बारे में। अगला चैप्टर हम अभी पढ़ने वाले हैं तुरंत इसके बाद, अधिगम की परिभाषा, जो सभी परिभाषाएं परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, उन सभी परिभाषाओं को कलेक्ट करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले पार्ट में पढ़ेंगे परिभाषाएं, उसूबेल के अनुसार अर्थग्रहण अधिगम क्या है, और गैने का सोपान के सिद्धांत और थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। एक चैप्टर में हम लोग तीनों पढ़ेंगे। उसके बाद सिद्धांतों को, वक्र को, स्थानांतरण को, सब पूरा कंप्लीट होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मस्ती से आप चैनल सब्सक्राइब करिए और बाकी चीज़ों को आप पढ़िए। साइकोलॉजी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको 25+ नंबर दिलाऊंगा और आप बैठेंगे, जब आप अगर ध्यान से आप पढ़ रहे हैं तो परीक्षा हाल में बैठेंगे तो मेरा चेहरा आपको दिमाग में ज़रूर आएगा। इसीलिए तो छोटा सा पिक्चर में भी मैं आपके सामने आ जा रहा हूँ। पहले जो के वीडियो जो हैं वो उसमें मैं सिर्फ आपको बोलकर ही पढ़ा रहा था, ठीक है। तो इसका दावा है मेरा, अगर आप पूरे तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, एक एक प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तो ज़रूर आपको सारे के सारे प्रश्न लगभग आपको मिल जाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा, आशा, और उसी मेहनत से मैं कार्य भी कर रहा हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।